इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में लिखिए, ठीक है। टॉपिक लिखिए आज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन में पहला एग्जांपल लिखिए, जैसे कि यह एक बस है, ओके, बस मूव कर रहा है। अगर बस मूव कर रहा होगा तब आदमी का जो है अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों है मोशन में। यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है तो ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है, ओके। और जब बस अचानक से रुक जाएगा, जब बस रुक जाएगा तब क्या होगा? तब ये जो लोअर पोर्शन है वो क्या करेगा? वो भी रुक जाएगा, ओके, क्योंकि ये बस के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये रुक गया और यह जो है पोर्शन, जो हेड पोर्शन है, वो चाहेगा मोशन में कंटिन्यू करना, वांट टू बी इन मोशन। तो देखिए ये रुक गया और ये आगे चला गया, है ना। तो इससे क्या साबित होता है कि आदमी जो होता है आगे की तरफ गिर जाएगा, ओके। तो इस केसेस में क्या होता है? मैन फॉल फॉरवर्ड, ओके। तो एक किसका एग्जांपल हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हुआ। अगर गाड़ी चल रहा है, बस चल रही है, अचानक से रुक जाता है तो आदमी का जो लोअर पोर्शन है वो रुक जाता है और जो अपर पोर्शन है वो मोशन में कंटिन्यू रहना चाहता है, इसलिए आदमी आगे की तरफ झुक जाता है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखिए? मैन सिटिंग ऑन बस lean forward when bus suddenly stop, ओके। तो ये जो बस की कहानी है वो आपको समझ में आ गया कि ये किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है, ओके। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये बहुत बड़ा दीवार है, ओके। और इस दीवार को अगर कूदना होगा तो क्या करता है? जो आपका धावक है पहले कुछ दूर तक दौड़ेगा, ये रन करेगा और रन करने के बाद यहाँ से ये जंप करेगा, तब ये जंप अच्छे से कर पाता है। तो एक भी किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि जब आदमी दौड़ता है तो इसका कुछ वेलोसिटी जो होता है ऐड हो जाता है एट द टाइम ऑफ जंपिंग, ओके। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? एथलीट मतलब धावक होता है, यहाँ लिख लीजिए, दो हिंदी मीडियम से है उनके लिए स्पेशल है। एथलीट मतलब धावक, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? एन एथलीट run some distance before jumping to add its velocity .
इन डंपिंग, डंपिंग में क्या होगा, इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा, इसलिए जो धावक होता है वो कुछ दूर तक वो है दौड़ता है। ओके, तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। ओके, उसी तरह से एरोप्लेन भी वही करता है, उड़ने से पहले क्या करता है, थोड़ा सा जो है रनिंग करता है ताकि वो वेलोसिटी कुछ ना कुछ गेन करे। अच्छा, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लिखिए, उसका एग्जांपल लिखिए कुछ कुछ। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि आदमी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, अगर डायरेक्शन बेंड करेगा तो वो झुक जाता है। ओके, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या एग्जांपल है? देखिए, मौत का कुआं देखे, मौत का कुआं दो हमेशा मीना में बेटिया में रखता है और जगह में रखता होगा। अगर अच्छा आदमी नहीं होगा, वो अच्छा प्लेयर नहीं होगा, तो अगर वो इसमें घूम रहा है, ओके, तो फिर इसका नॉर्मल सीन देखिए, ये आदमी है। अब देखिए, यह जो आपका जो मोटरसाइकिल है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, मोटरसाइकिल का जो वेलोसिटी है जो इस डायरेक्शन में है, शुरू केस नंबर 1 में। अब क्या करता है, जो मोटरसाइकिल का जो वेलोसिटी है वो क्या करता है, वो चेंज करता है, वो इधर हो जाता है। तो जो आपका जो लोअर पोर्शन है वो उसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा, और जो अपर पोर्शन है उसका वेलोसिटी इधर रहेगा, है ना। तो देखिए, नॉर्मल चीज देखा जाए तो इसका वेलोसिटी हुआ इधर की तरफ, अपर वाला पोर्शन में, और जो लोअर वाला पोर्शन है जो इधर भागना चाहेगा, तो आदमी लगेगा कि आदमी तो बाहर बिगा गया। ओके, यह लगेगा कि ये फॉल आउटवर्ड। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो इसमें क्या लिखिएगा, मैन मूविंग अराउंड सर्कुलर पाथ फॉल आउटवर्ड। ओके, तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ कोई कीचड़ हो, ओके, और यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल फंस गया हो, ठीक है, तो अगर कोई मोटरसाइकिल फंस गया हो और उसको जो है आगे बढ़ना हो, तो थोड़ा सा टेंजेंटली मूव करेगा। जैसे वो टेंजेंट मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो कीचड़ है वो बाहर की तरफ बिगाएगा, मड थ्रो आउटवर्ड। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। कि अगर कोई मोटरसाइकिल जा रहा हो कीचड़ में फंस गया, तो वो जब जोटा एक्सलेट करता है वो थोड़ा सा टेंजेंटली मूव करता है, तो उस केस में गाड़ी आगे बढ़ता है, लेकिन जो कीचड़ है वो बाहर की तरफ बिगाड़ता है, तो वो भी क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल है। ओके, मोटर बाइक टर्न टेंजेंशियली in mud then mud throw outward। ओके, तो ये आपका हुआ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो खत्म हो चुका है। ओके, उसके बाद क्या, न्यूटन का सेकेंड लॉ है और न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ है
वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो छोटा सा है, तो पहले न्यूटन का थर्ड लॉ ही देख लेते हैं। ओके, सेकेंड लॉ में ही तो पूरा फिक्स रखा हुआ है। तो न्यूटन का जितना भी चीज है, जितना भी सेकेंड लॉ है, उसमें जोटा है न्यूटन का जो मेन चैप्टर है उसी के अंदर अंतर्गत है। फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ में सिर्फ थ्योरी है। ओके, तो पहले न्यूटन का थर्ड लॉ लिखते हैं, उसके बाद सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ। ओके, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? तो ठीक, न्यूटन का थर्ड लॉ करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखिए। यह एक कोई मास है। ओके, अगर हम इस पे जो है फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन के बराबर, तब ये क्या करेगा? मूव करेगा। ये आपको पता है? अगर हमारे पास कोई दूसरा बॉडी है, इस पे भी हम फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन का, इस पे भी लगाते हैं फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो यहाँ पे क्या है? इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। ओके, जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है तो ये क्या करेगा? ये जो हमारा बॉडी है ये मूव करेगा कि नहीं करेगा? ये नहीं मूव करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो है आपका नेट फोर्स 0 हो जाता है। ओके, इतनी सारी बात से आप वाकिफ हैं कि अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव करेगा, लेकिन आप 5 न्यूटन का फोर्स दोनों तरफ से लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगा। ओके, तो देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, प्रत्येक एक्शन के पास होता है इक्वल रिएक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, तो यही हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। सेंटेंस बहुत छोटा है, लेकिन इस पे देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछा है घुमा घुमा के। पढ़ने से कुछ एग्जाम्पल देखिए। अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो उस गान पे भी चोट लगता है और आपके हाथ पे भी चोट लगता है। ओके, तो आप मारे उसको तो चोट लेकिन दोनों को लगा। हाँ, अगर आप थोड़ा मजबूत है तो आप उस चोट को जो है सह लीजिएगा, लेकिन चोट तो दोनों को लगेगा। ओके, ऑन स्नैपिंग on cheek, both cheek and hand gets hurted। दोनों को चोट लगता है। हर्टेड मतलब होता है चोट लगना। ओके, चीक मतलब गाल होता है, हैंड मतलब हाथ होता है। ओके, और स्नैप मतलब थप्पड़ मारना होता है। ओके, तो अगर किसी के गाल पे थप्पड़ मारेंगे तो चोट दोनों को लगेगा, गाल को भी लगेगा और हाथ को भी लगेगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखिए। यह कोई बैट है और जब बैट यहाँ पे बॉल आया, तो अगर बैट बॉल को मारता है तो बैट पीछे चल जाता है। ओके, यह और यह जो आगे चल जाता है, बॉल जो है आगे जाता है
और ये पीछे जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब बैट बॉल को मारा तो बॉल को आगे फोर्स लगा तो ये आगे की तरफ गया, और जो बैट पीछे की तरफ फोर्स लगा तो ये पीछे की तरफ गया। ओके, तो दूसरा एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, इन क्रिकेट बैट hits the ball, then ball move forward and bat move backward। इस बैट का मतलब होता है बंदा होता है, कोई चमगादड़ नहीं समझेगा। बैट में चमगादड़ भी होता है, और बैट में यहाँ बंदा है, बॉल मतलब गेंद होता है। ओके, तो ये बेसिक चीज है। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, दो एग्जाम्पल लिखनी, ये देखिए, ये आपका क्या है, गन है। गन माने बंदूक। अगर हम गन से फायर करते हैं और यहाँ से बुलेट आता है, ठीक है, तो बुलेट जो होता है आगे मूव करेगा, और ये जो आपका जो गन है वो पीछे मूव करेगा। ऐसा क्यों, ये आगे मूव कर रहा है और ये पीछे मूव कर रहा है। तो इस, क्योंकि इस पे जैसे भी कोई भी बंदूक को जैसे मारिएगा, जैसे कि बैलून मारने वाला भी बंदूक यूज किए होंगे कभी किसी भी मेला में, तो वहां भी अगर यूज किए होंगे, तो जब आपका जो बुलेट है आगे की तरफ भागता है, तो आपका जो थोड़ा सा आपको पीछे झटका भी लगेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका जो बंदूक है थोड़ा सा पीछे की तरफ भागता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। ओके, तो तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, ऑन फायरिंग विथ गन bullet move forward and gun move backward। हाँ, गन का जो मास होता है बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू बुलेट, तो इसीलिए जो बुलेट बहुत ज्यादा दूर तक आगे जाता है, और जो आपका गन है बहुत कम पीछे से जाता है। ओके, क्योंकि फोर्स तो दोनों में बराबर लगने वाला है ना। तो देखिए, मास ऑफ द गन और एक्सलेशन ऑफ द गन इज इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट इनटू एक्सलेशन ऑफ द बुलेट। तो देखिए, अगर गन का मास ज्यादा है तो इसका एक्सलेशन कम होगा। ओके, क्योंकि दोनों को जो है बराबर होना, और इसमें जो है मास बुलेट का कम होता है, तो इसका एक्सलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि इक्वल भी रिएक्शन होता है, अपोजिट नेचर का रिएक्शन होता है, तो अपोजिट नेचर का रिएक्शन इसे ये साबित क्या होता है कि वो उसका डायरेक्शन उल्टा होगा, और इक्वल करने का मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड बराबर है। तो जो गन पे जो फोर्स लगा वो, और जो बुलेट पे फोर्स लगा वो, ओके, दोनों तो आपका बराबर है। तो इससे ये साबित होता है गन फोर्स, और यहाँ पे लिखिए बुलेट फोर्स। ओके, तो यहाँ पे जो गन है उसका एक्सलेशन कम होगा, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जो है वो पीछे थोड़ा कम जाएगा। लेकिन बुलेट का मास बहुत ही कम है, तो उसका एक्सलेशन बहुत ज्यादा होगा, तो जब उसका एक्सलेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर तक आगे जाएगा। ओके, तो ये आपकी इसकी कहानी हो गई। यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
सच आपसे अभी भी कहेंगे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो आप बता सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसको क्या बोलते हैं, ये कंसेप्ट नहीं है, ये मिसकंसेप्ट है। ओके, एक मिसकंसेप्शन किसी के दिमाग में आया, क्या मिसकंसेप्शन है? इफ every action has equal and opposite reaction, then net force will be zero। अगर सभी एक्शन के पास इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है तो हमारा जो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका किसी के पास जवाब है? एनीबॉडी कैन गिव द आंसर? एनीवन? किसके पास इसका जवाब है? है कोई? अगर सभी एक्शन के पास इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है तो बता सकता है कोई कि नेट फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा बॉडी पे? कोई है ऐसा? नो सर, इट नॉट बी जीरो। यस सर, होगा जीरो। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इधर एन का मॉड्यूल नहीं आता है, उसमें जाके देखिएगा ना तो उसमें भी मिलेगा ये क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके नेवन का यही क्वेश्चन पूछेगा। और किसी के कुछ दिमाग में है? देखिए हमने आपको क्या कहा था, अगर किसी एक बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा तब वो हमारा नेट फोर्स जीरो होने वाला है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? शुरू कंडीशन सिखाते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ओके, ये जो एक्शन और रिएक्शन जो हो रहा है एक बॉडी पे नहीं हो रहा है, यह दो डिफरेंट बॉडी पे हो रहा है। इस कारण से जो है एक्शन और रिएक्शन का जो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। समझे? तो यहाँ पे नोट करके लिखिए, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत लोग के दिमाग में आया होगा कि हाँ जीरो होगा, एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट नेचर का है। किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि ये दोनों डिफरेंट बॉडी पे हो रहा है, एक बॉडी पे होगा तब ना उसका मान जीरो होगा दी। तो लिखिए एक्शन एंड रिएक्शन आर acting on two different body. If action and reaction are of equal magnitude, but opposite in nature,
Okay. If action and reaction are of equal magnitude but opposite in nature, then net force will not be zero. तो हमारा जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन जो है तो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है। ओके, ये बात को मेरे ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे हम आपको कुछ एग्जाम्पल और दिखाते हैं इसका, आज वही दिखाते हैं। एक मिनट, हाँ देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ में क्या काट रहा है। देखिए आपके पास जो सीट होगा ये उसमें लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, to every action they are equal in magnitude and opposite in direction. When a body exerts a force on any other body, the second body also exerts an equal and opposite force on the first. Okay, अगर जो एक बॉडी दूसरे पे एक्शन करता है रिएक्शन भी अपोजिट नेचर में होता है, बताया है आपको। फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज अकर्स इन पेयर, फोर्स हमेशा एक पेयर में होता है। क्या अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। Any agent applying force also experiences a force equal opposite, but in opposite direction. The force applied by the agent is called action, and the counter force experienced by it is reaction. अगर कोई एजेंट फोर्स लगाता है तो उसको एक्शन बोलते हैं, और उसके द्वारा जो एक्शन रिवर्स होता है उसको रिएक्शन बोलते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक्शन और रिएक्शन कभी सेम बॉडी पे नहीं होता। इफ it bear so that total force on a body would have always been zero, i.e. body will always remain in equilibrium. अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडी पे होता तो हमेशा नेट फोर्स जीरो होता और बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम पे होता, जो कि संभव नहीं है। बॉडी इक्विलिब्रियम पे नहीं होता जब एक्शन होता है, क्योंकि ये दोनों एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पे होता है। पांचवा देखिए, if F A B force exerted on body A by body B and force exerted on body B by body A, mean action or reaction, then they according to the Newton third law, FAB is equal to minus FBA. So force acting on A of due to B and force acting on B due to A, दोनों का डायरेक्शन दोगा उल्टा होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। A book lying on a table exerts a force on the table which is equal to the weight of the book. This is the force of action. The table supports the book by exerting an equal force on a book. This force is called reaction. अगर यहाँ पे कोई किताब रखा हुआ है तो किताब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो एक्शन हुआ, और इसके इनकाउंटर में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर में वो इसका रिएक्शन हुआ। एग्जांपल है स्विमिंग इज पॉसिबल ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप वाटर पे एक्शन लगाते हैं, वाटर आप पे दो एक्शन लगाता है। ओके, when a gun is fired the bullet move forward and the gun requires backward। ये भी एग्जांपल आपको सिखा चुके हैं, बस जो आपको जो सीट में दिया हुआ वो आपको दिखा रहे हैं। रिबाउंडिंग ऑफ रबर बॉल टेक्स प्लेस ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब रबर बॉल को जो जमीन पे हिट करते हैं तो वो नीचे जाता है फिर वो ऊपर चला जाता है, तो वो भी किसका एग्जांपल है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। अब बात कर रहे हैं ये भी तो एक्शन लगा रहा है तो जमीन के ऊपर रिएक्शन लगा रहा है, तो ये जो कंपोनेंट टोरा है ना वो आपको भी समझ में नहीं आएगा। वो जब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ बताएंगे और आपको एबीडी बताएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तब आपको ये जो रिएक्शन को टोरा है tan थीटा cos थीटा किया वो आपको समझ में आएगा। वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो अगले क्लास में समझ में आएगा कि इसको कैसे तोड़ दिया है। फिर जो है इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सैंड और आइस। सैंड और आइस पे मूव करना जो है
कितना आसान हो जाएगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ के अनुसार है, ड्राइविंग ए नेल इनटू वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक इज डिफिकल्ट। ओके, तो अगर हम क्या करते हैं, नाव को तना रहे हैं, नाव को तनाने में भी, चाहे वुडन ब्लॉक को तनाने में भी इन द वाटर, उसमें भी उसको नाव भी क्या करता है, खींचता है। तो उसमें भी जो है आपको न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। और नावी क्या करता है, वाटर पे फोर्स लगाता है, अब वाटर वही रिएक्शन देता है, फिर बोट पे लगाता है, तो इसके कारण बोट आगे मूव करता है। ओके, जैसे टमटम गाड़ी हुआ, तो टमटम गाड़ी जो है तो क्या करता है, जो आपका जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो फोर्स उस पे आगे लगाता है, तो उसके रिएक्शन में जो है, जो अर्थ हमारा जो है, उस पर रिएक्शन उसको आगे लगाता है। हॉर्स फोर्स लगाया पीछे, तो जमीन फोर्स लगाए आगे, इसके कारण जो आपका टमटम गाड़ी है वो आगे चलता है। तो इसी तरह से एक दो नहीं, बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा डे टू डे लाइफ में। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यह न्यूटन का थर्ड लॉ है, आपको इतना इसमें पढ़ना है। तो हमको नहीं लगता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ में आपको कोई दिक्कत होगा, और सेकेंड लॉ कौन से पढ़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत, न्यूटन का सेकेंड लॉ में किसी को दिक्कत हुआ? प्रियांशु बाबू राय को कोई दिक्कत नहीं है, आगे किसी को? आयुष को प्रॉब्लम नहीं हुआ? एनीवन? ठीक है, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होगा, जो हिंदी मीडियम का भी होगा वो हमको बताएगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, इसे हम इन करते हैं।